नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आमने सामने इस बार कौन है, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है। और इसी के साथ ये भी आपको बताएंगे इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो मैदान में है वो किस तरह के दावे कर रहे हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों जनता इन्हें वोट दे, और अगर वो जीतते हैं तो कौन से वो वादे या फिर कौन से वो लॉलीपॉप जो जनता के बीच में उन्होंने रखे हैं उसे कितना पूरा कर पाएंगे। इन तमाम चीजों को टटोलने की कोशिश होगी। सीधा वोटर्स पर असर उन बातों का पड़ेगा जो ये दावे करेंगे, इनके मैनिफेस्टो, इनकी बड़ी बड़ी बातें जो अपनी जनता को लेकर, अपने वोटर्स को लेकर कर रहे हैं, उसकी भी पड़ताल होगी। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं श्योपुर जिले की, विजयपुर और श्योपुर विधानसभा सीट की। तो श्योपुर जिले में इस बार जो है बराबरी की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को जनता ने बार बार मौका दिया, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र पिछड़े जिलों में गिना जाता है। जिले की 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस और दूसरे पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि श्योपुर सीट पर मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि श्योपुर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ मीना समाज का दबदबा है। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। हालांकि बीजेपी अब की बार यह सीट जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए उसने दुर्गालाल विजय को मैदान में उतार दिया है, जिनका मुकाबला एक बार फिर बाबूलाल जंडेल से होगा, जो कि सिटिंग एमएलए हैं। वहीं क्वारी नदी की बात करें तो क्वारी नदी के किनारे बसा विजयपुर, जहां पर टक्कर जोरदार देखने को मिलने वाली है। इस सीट पर कांग्रेस का लगातार दबदबा रहा है। 2003 में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पछाड़ते हुए अपनी सरकार बनाई थी, तब विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को चुनते हुए रामनिवास रावत को विधायक बनाया था। जनता ने रामनिवास रावत को विधायक चुना था। जनता का भरोसा इतना अडिग था कि 2008 और 2013 में भी विजयपुर की जनता ने रामनिवास रावत को अपना विधायक बनाया। लेकिन 2018 में बीजेपी ने आदिवासी विधायक बनाने का जो चुनावी दाव चला था, उस खेल में कांग्रेस ने पलटी मार दी। ये कहिए कि इस सीट पर कांग्रेस के रामनिवास रावत के खिलाफ सीताराम आदिवासी को चुनाव लड़ाया गया, जिसकी वजह से क्षेत्र के आदिवासी समाज को अपने समाज का पहला विधायक मिला और बीजेपी को सीट गंवानी पड़ी। हालांकि कांग्रेस ने अब की बार फिर रामनिवास रावत पर, आपको बता दें, एक बार फिर भरोसा रामनिवास रावत पर जताया है। और वहीं बीजेपी के बाबूलाल मेवरा से इनकी टक्कर होगी। जिले की 2 सीटों पर इस बार जनता किसका साथ देने वाली है, आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में करेंगे श्योपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की पड़ताल, यानी उन्हें डिकोड करने की कोशिश होगी कि जनता का किस तरफ रुख है, कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं जो चर्चा में हैं, जो जोर लगा रहे हैं तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में, उनका कितना असर इन 2 विधानसभा सीटों पर पड़ रहा है। क्या दोनों सीटों पर एक ही पार्टी का कब्जा होगा या फिर अलग अलग हम इस पार्टी को दलों की तरफ जाता हुआ देखेंगे, जो पिछली बार हुआ था। देवदत्त दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और हम श्योपुर को समझने की कोशिश करेंगे। श्योपुर, जिसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। देवदत्त दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और इथोपिया इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे वजहें हैं, लेकिन कुपोषण का जो दंश है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहा है। हालांकि सब दावे होते रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर कि कुपोषण अब उतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन हकीकत जानी है तो बहुत कुछ अलग है। वहीं अब दावों की बात के साथ साथ यहाँ के लोगों का कृषि को लेकर भी कहीं ना कहीं शिकायतें रहती हैं, क्योंकि कृषि पर यह क्षेत्र निर्भर करता है। और सरसों की पैदावार भी बताया जाता है यहाँ अच्छी होती है। इस बार भी गेहूं जो है वो अच्छा हुआ है, बम्पर पैदावार हुई है। लेकिन जमीनी मुद्दों की बात करें तो चुनावी मुद्दे यहाँ पर आप कौन से देख रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं दुर्गालाल विजय और विजयपुर से बाबूलाल मेवरा, और वहीं कांग्रेस से बाबूलाल जंडेल, रामनिवास रावत। इनके अलावा और कौन से दल का आप दबदबा देख रहे हैं? देवदत्त दुबे सर, राजनीतिक लिहाज से आपके तरफ से आप क्या विश्लेषण करेंगे इन दोनों सीटों को लेकर? देखिए, श्योरपुर में कोई श्योर नहीं है कि किसकी जीत होगी। जिस तरह से आदिवासी बाहुल ये सीट है और खासकर मीणा समाज, एक थोड़ा सा उस इलाके में असर हुआ है कि वो मीणा का टिकट कटा है, ममता मीणा का, इधर पर उसी इलाके के पास में, जो वहां पर बीजेपी ने एक नए प्रत्याशी को दिया। लेकिन यहाँ पर मीणा समाज के बीच में भाजपा ने, संगठन ने काम किया हुआ है और वहां पर कांग्रेस लगातार जो पहले भी विजय हासिल करती रही है, अपनी इस सीट को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और जहां तक विजयपुर की बात है तो वहां भी इस बार विजय के लिए
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत पूरा जोर लगा रहे हैं। पिछली बार आपको जो कहते हैं ना, कई बार राजा और रंग की लड़ाई ऐसी हुई थी। सीताराम आदिवासी झोपड़ी में रहते थे, एक घास फूस की झोपड़ी। जब चुनाव जीतने के बाद मीडिया उनके यहाँ पहुंचा कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत को किसने हराया है, तो सीताराम आदिवासी का जब निवास देखा गांव में, तो वो एक झोपड़ी में रहते थे, मजदूरी करते थे। उन्होंने देखा यही लोकतंत्र का वो है खूबसूरती। ये कई बार पैसा काम नहीं आता, रुतबा काम नहीं आता, जब जनता तय कर लेती है। क्योंकि वहाँ आदिवासियों के मन में ये गया कि हमारे बीच का कोई बनेगा, और वो जीत गया। लेकिन तब से ही रामनिवास रावत जनता के बीच हैं, ये सक्रिय हैं कि आप लोगों ने मुझे हरा दिया, अन्यथा मैं मंत्री बनता सरकार में। बीच में तो उनकी खबरें उड़ाई गई कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन उन्होंने इससे लगातार खंडन किया। और फिर वो प्रदेश की या अन्य जगह की राजनीति करने के बजाय वो उस हार के बाद वो क्षेत्र में सक्रिय हो गए, और लगातार सक्रिय रहते हुए जो सर्वे रिपोर्ट आए उसमें भी पार्टी ने उनका पाया अच्छा, तो उनको फिर से मैदान में उतारा है। पहले तो ये टिकट कटने की बात चल रही थी कि उम्र के अनुसार, और पिछली बार हार गए थे। तो विजयपुर में विजय के लिए रामनिवास रावत जिस तरीके का जोर लगा रहे हैं, उसको देखते हुए भाजपा संगठन ने भी अब अपनी जमावट शुरू की है। 2 दिन से वहां संगठन के बाहर के पदाधिकारी भेजे गए हैं कि वहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें। तो दोनों सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। पहले यहाँ कुपोषण की बहुत शिकायतें रहती थी, पलायन है, मजदूरी है, गरीबी है, ये भी एक मुद्दे है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सबके बीच जो एक नया वो घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र के बीच जंग छिड़ी हुई है कि समझाया जा रहा मतदाताओं को, यदि ये जीते तो ये फायदे मिलेंगे, इनकी सरकार बनी ये फायदे मिलेंगे। तो आज और कल और है, कल शाम को जब प्रचार थम जाएगा, फिर मतदाता दोनों दलों के वादों पर विचार करके लगता है निर्णय करेगा कि उसको 17 तारीख को तर्जनी से किसके सामने वाला बटन दबाना है। बिल्कुल देवदत्त साहब, जहां हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखें तो कल वहीं पर थे, आज वहीं पर थे बल्कि, और जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें कई बातें भावुक कर देने वाली थी, जिसमें श्राद्ध वाला जिक्र भी उन्होंने किया। और वो यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मर भी गया तो फिर ढेर से निकल कर सामने आऊंगा। ये जो भावुक करने वाले बयान हैं, यहाँ की जनता उसे एक्सेप्ट करेगी क्या? देखिए, वैसे तो पिछड़ा इलाका है और एक लंबे अरसे से शिवराज सिंह चौहान को सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं जी। तो शिवराज जी भी अपनी जो लगातार सफलताओं का उनका जो है आइडिया, वो यही है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10 सभाएं ले रहे हैं, और हर वक्त के अनुसार वो अपने भाषण की शैली भी बदल देते हैं। इस समय वो बहुत पिछले कुछ दिनों से भावुक दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, ऐसे करके, और बहुत सारी चीजें। तो अब देखना उनका इमोशनल कितना असर मतदाताओं पर होता है। हालांकि इस बार भाजपा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, वहीं उसी इलाके के नरेंद्र सिंह तोमर भी एक दावेदार है, और भी है। तो जिस तरह से भाजपा बदली हुई रणनीति में और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम कर रही है जी, उससे देखना होगा कि क्या परिणाम निकलते हैं, जनता क्या चाह रही है, क्या होने वाला है। बड़ा माहौल और मैनेजमेंट का महामुकाबला मध्य प्रदेश। मैनेजमेंट दिग्विजय साहब भी संभाल रहे हैं और बीजेपी के बागियों पर पूरी नजर है, कुछ को तो शामिल भी कराया करिए उन्होंने। हाँ, वो तो है ही। दोनों दलों के एक जो फ्रंट पे दिख रहे हैं अलग लोग हैं, जो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि माहौल और मैनेजमेंट का महामुकाबला है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और पारुल जी अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। इसके परिणाम भी बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। लाडली बहना कितना असर कर रही है, बदलाव की बयार कितना असर कर रही है जी। बहुत, और कितना किसको रोक पा रहा है, कौन सा मैनेजमेंट आखिरी समय होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा चुनाव अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ होगा जैसा हो रहा है। एक एक वोट पर नजर है,
एक एक वोट पर, एक एक सीट पर और ताबड़तोड़ जो प्रचार प्रसार खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बागडोर मध्य प्रदेश में चुनावी संभाल रखी है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। लेकिन आज जब पीएम बोल रहे थे तो कई सारे मुद्दों को उन्होंने गिनाया, उसका कौन सी सीटों पर असर पड़ रहा है, खासतौर पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जहां की आप खुद जाकर वहां की तस्वीर देखें तो बहुत कुछ अलग नजर आती है। इन तमाम विकास के दावों पर श्योपुर कितना खरा उतरता है। अमित, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम जमीनी मुद्दों को, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं अमित, और चुनावी मुद्दे, जमीनी मुद्दे कौन से हैं जो चर्चा में है? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर अपने उम्मीदवार को, अपने विधायक को बनाने की चर्चा है? बताइए अमित। जी, इस बार काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजापुर विधानसभा की बात की जाए तो क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी समय से चुनाव एक साथ लड़ते चले आ रहे हैं जी, तो क्योंकि इनको चुनाव का एक साथ लड़ने का भी काफी वो है। और समय 1985 में बाबूलाल नेवरा चुनाव जीते थे, वहीं 90 में रावणवास चुनाव जीत की शुरुआत की थी चुनाव की जी। तो ये माना जाए कि सबसे बड़ा, हाँ, क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो शुरू से रहा है कुपोषण का। कुपोषण का दंश बीजापुर में, श्योपुर जिले में शुरू से ही रहा है। एक बेरोजगारी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा कारण रहा है बेरोजगारी। युवा बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार क्षेत्र को अभी तक ऐसे मिल नहीं पाया है। तो पलायन करने के लिए बाहर लोग मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं क्षेत्र से बाहर। तो सबसे बड़ा युद्ध, कोई फैक्ट्री अगर वो होती तो क्षेत्र में शायद हालात कुछ और होते। आदिवासियों के लिए योजनाएं और कुपोषण खत्म करने के लिए जो आंगनबाड़ियों में भोजन पहुंचाना है या फिर पोषण आहार पहुंचाना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन योजनाओं का कितना असर, क्योंकि कुपोषण मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, तो उस पर लेकर कितना काम सरकार ने किया है, आप बीजेपी ने किया है, कांग्रेस के इस पर क्या दावे हैं? तो सरकार के तरफ से वादे पूरे किए जाते हैं, धरातल पे भी कुछ कुछ असर दिखता है। पर कुपोषण की बात की जाए बिल्कुल खत्म होने पर, तो देखो बीजापुर में बिल्कुल खत्म होने का तो बीच में कहीं से कुपोषण का तो आ ही जाता है। और कुपोषण एक मेन समस्या कुपोषण की रहती है, और बेरोजगारी और कुपोषण मेन समस्या रहती है। दिव्यदत्त साहब, कई सारी ऐसी योजनाएं जो आदिवासियों को लेकर, खासतौर पर ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में आदिवासी जिसके साथ सरकार भी उसकी बनती है, ये भी कहा जाता है। और जब आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि योजनाओं की बात की जा रही है, कुपोषण को लेकर जब चर्चा हो रही है कि मेन मुद्दा कुपोषण ही है, तो अब तक के जो काम है श्योपुर में सरकार के, खासतौर पर कुपोषण को खत्म करने की कवायदें हों, उसको भी लेकर हमने शुरुआती दौर में देखा है, चाहे कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार हो तो किस तरह की बयानबाजियां हुई थी। इमरती देवी उस वक्त बाल विकास मंत्रालय संभाल रही थी। तो अब जो परिवर्तन अभी तक हुआ है, आप मानते हैं कि कुपोषण अब मुद्दा है इस बार भी, या उतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा यहाँ पे, या जमीनी मुद्दे काम नहीं करेंगे? जो अभी बयानबाजियां और भाषण और राम मंदिर तो मध्य प्रदेश की सियासत में बना ही हुआ है, ये काम करेंगे? तो सबसे, हाँ, ये बात सही है कि पहले से थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है कुपोषण के मामले में। पर कुपोषण का दंश बीजापुर विधानसभा में अधिकतर लगता रहा है, या पहले की बात की जाए। पर बीच बीच में ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की सीट मानी जाती है बीजापुर विधानसभा। हाँ जी, क्योंकि पिछले विधायक का सीताराम आदिवासी थे, उनका टिकट काट के बाबूलाल नेवरा पूर्व विधायक को टिकट दिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किस करवट जो ऊंट है वो बैठता है, सियासत किस ओर रुख करती है। दुबे साहब, आपका क्या मानना है? कुपोषण मुद्दा रहेगा इस बार भी? यहाँ की जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, जिसमें रोजगार भी बता रहे हैं अमित, वो मुद्दे रहेंगे, या फिर जो ऊपर से मुद्दे आए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में राम मंदिर को भी लाया गया, हमने देखा किस तरह से बयानबाजियों का जिक्र हो रहा है, ये भी मुद्दे की क्या चेहरे पर वोट किया जाए या निशान पर वोट किया जाए? क्या लगता है आपको, जनता किस तरफ जाएगी श्योपुर की? देखिए, कोई एक मुद्दा चुनाव में नहीं हावी होता, या तो बहुत व्यापक लहर हो, जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति लहर चली, या 77 में इमरजेंसी के बाद लहर चली। बाकी जो भी चुनाव होते हैं उसमें कोई एक मुद्दे पर नहीं, बेहतर प्रत्याशी हो, बेहतर संगठन हो, आकर्षक आपके चुनावी वादे हों, और जो इशू हैं वो लगातार आजादी के बाद से आज तक, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब मुद्दे आज बने हुए हैं। क्योंकि
उनमें सुधार तो हुआ है, लेकिन वैसा नहीं हुआ कि लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एक परंपरा जैसे में आ गए कि ये रहने ही है मुद्दे। लेकिन जो जाति और धर्म के ऐसे इशू हैं जिनको उठाकर एक थोक में वोटों की व्यवस्था की जाती है, कई जगह तो ऐसा लग रहा है जैसे जातियों का चुनाव हो रहा हो, कई जगह जैसे हिंदुत्व को और हिंदुत्व के विरोध में चुनाव हो रहा है। ऐसा ये सब राजनीतिक दाव पेच हैं जो राजनीतिक दल चुनाव के समय चलते हैं। लेकिन अंततः तो जनता को तय करना है, और उसमें एक कोई मुद्दे से प्रभावित होने वाली समूची विधानसभा की जनता नहीं होती है। किसी को कोई मुद्दा पसंद है, किसी को कोई, अलग अलग मुद्दों पे वोट करते हैं। इसलिए तो साम दाम दंडभेद कहें या क्रिकेट में जैसे कहते हैं अपन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, जो सब कुछ अच्छा जाता है। जी सर, लॉटरी सर आपके पास हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज चौहान जी जुड़े हुए हैं। ब्रजराज चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चौहान साहब सुन पा रहे हैं? ब्रजराज चौहान जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क कर पाए। तो बीजेपी के लिए इस सीट को भी निकालना अपने आप में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आदिवासी कितना उनके सपोर्ट में है, सीट से भी पता चलेगा कितने वोट्स उनके पक्ष में जाते हैं। और अगर मैं ग्वालियर चंबल के लिहाज से सीट को समझने की कोशिश करूं देवदत्त दुबे सर आपसे, तो आप क्या बताएंगे? क्या सिंधिया का अब इस तरफ आना इस सीट पर कोई प्रभाव डाल रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में तोमर और सिंधिया का भी प्रभाव है, यानी उनकी छवि का भी यहाँ पर प्रभाव रहता है। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह के इलाके होते वहाँ के नेता के प्रति वो होता ही है। और भाजपा ने इस बार इसी रणनीति के तहत अलग अलग इलाकों के बड़े केंद्रीय मंत्री, सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन वो सब अधिकांश अपने अपने क्षेत्रों में फंस कर रह गए। बहुत कम है जो निकल पाए हैं बाहर प्रचार के लिए। तो ये तो रणनीति की हिस्से हैं। और यहाँ ग्वालियर में कहा जाता था कि नरेंद्र तोमर प्रभात झा भाजपा के लिए है, तो कांग्रेस के लिए सिंधिया वहाँ सब कुछ थे। लेकिन अब सिंधिया भाजपा में आ गए हैं तो भाजपा की ताकत दुगनी हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार जनता में क्या उसका असर जाता है, इस पर भी निर्भर करता है। तो मुझे लगता है बड़ा लिटमस टेस्ट जैसे ये चुनाव है, ये व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं, मतदाता की पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कि मुद्दों की तरफ जा रहे हैं। बड़े अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहे हैं पार्वती में। बिल्कुल सर, और बड़े नेता जो सांसद भी हैं और मंत्री भी, उन्हें भी जब फील्ड पे उतारा है, मैदान में उतारा है, तो अब उनकी भी छवि जुड़ जाती है कि न केवल उन्हें अपनी सीट भी निकालनी है, और बल्कि जिन सीटों के वो नेता कहलाते हैं, छत्रप कहलाते हैं, वो उन सीटों पर भी उन्हें लीड लेकर दिखानी है। ब्रजराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजराज जी, स्वागत आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? ब्रजराज चौहान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, आवाज मिल रही है आपको ब्रजराज चौहान जी? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं ब्रजराज जी। देखिए, काफी ज्यादा समय तो अब है नहीं, 14 तारीख है जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और 17 तारीख को चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देवदत्त साहब, आपसे एक और सवाल मेरा, और वो ये कि श्योपुर, जिसको लेकर ये पहली जो सीट है श्योपुर विधानसभा, उसको लेकर ये कहा जाता है कि इसकी तासीर है कि अलग अलग बदलती रहती यहाँ की जनता नेता। और जब आदिवासी उम्मीदवार उतारा बीजेपी ने, तो ये सीट बीजेपी ले गई और सीताराम आदिवासी, और इस बार फिर टिकट बदल दिया। टिकट बदलने के पीछे आप मानते हैं कि यहाँ की जनता दोबारा जो है बीजेपी को स्वीकार करेगी, विजयपुर में बाबूलाल मेवरा को स्वीकार करेगी? होता है ऐसा कई बार, टिकट बदलने से एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो व्यक्तिगत होती है वो दूर हो जाती है। तो भाजपा या कांग्रेस दोनों ने इस बार सर्वे के आधार पर ज्यादा टिकट दिए हैं। तो सर्वे रिपोर्ट में आ रहा था जिस तरह से कि मेवड़ा को टिकट देने से शायद सीट निकल जाए, इस कारण ही भाजपा ने उनको टिकट दिया है। तो यानी माना जा सकता है कि कुछ परिवर्तन किया जो है उसका भी फायदा मिल सकता है। बिल्कुल जी जी। कांग्रेस से शुभम दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। युवा कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे शुभम जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी, आपकी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि जनरल साहब फिर मैदान में हैं, और एक बार फिर रामनिवास रावत को आपने विजयपुर से उम्मीदवार बनाया है। कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि युवा कांग्रेस के नेता आप, कितने युवाओं को जोड़ पाए हैं और इसका असर कितना दिखेगा
चुनावी मैदान में, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी इस बार बड़े हैं। जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5 साल में विशेष धरातल पर जाकर मेहनत की है और जहां पर सीताराम आदिवासी जो जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक चुनकर विजयपुर विधानसभा में आए, लगातार निष्क्रिय रहे, जनता के घर तक नहीं पहुंचे, द्वार तक नहीं पहुंचे, गांव तक नहीं पहुंचे, पंचायत तक नहीं पहुंचे। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति विजयपुर विधानसभा में बहुत ही हालत खराब है और देख लीजिए अंत में उन्हें टिकट बदलना पड़ा और एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना पड़ा जो लगातार 20 सालों से राजनीति से दूर रहे। जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने एक कार्ड खेला है, एक वृद्ध होने का कार्ड, जिससे सिंपैथी जनता की उनके साथ जुड़ी रहे और वो सीट निकाल पाए। पर जहां तक मेरा मानना है, जनता जनार्दन सब जानती है और निश्चित तौर पर रामनिवास रावत जी ऐतिहासिक जीत के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। ठीक है सर, ये आपको लगता है कि इस बार भी जो है जनता का गुस्सा उनकी तरफ है, उनके विधायक की तरफ है और वो गुस्सा पार्टी के जो दूसरे प्रत्याशी हैं बाबूलाल मेवरा विजयपुर से, उन पर भी निकलेगा, ऐसा आपका मानना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कहते हैं, किसके पक्ष में जनता जाती है, किसके पक्ष के लिए हवा चल रही है। ये तो खैर जब चुनाव के नतीजे आएंगे 3 तारीख को तभी पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित शुक्रिया, देवदत्त दुबे साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्योपुर भारत का इथोपिया, लेकिन कुपोषण का दंश अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ की जनता अभी भी रोजगार के लिए पलायन करती है, दूसरी जगहों पर जाती है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी बातें और उसके बाद उन वादों की जो ख्वाहिश है लोगों की बढ़ जाती है कि उनके लिए सरकार और भी कुछ करे। लेकिन अब श्योपुर की अगर हम तासीर समझें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि श्योपुर में जो नेता है, पार्टी है, वो बदलती है यहाँ की जनता। और वहीं विजयपुर की हम बात करें तो सीताराम आदिवासी बीजेपी से एमएलए थे, लेकिन अब उन्हें पार्टी ने बदल दिया, उनके नाम की जगह बाबूलाल मेवरा को टिकट दिया है। तो कौन से कैंडिडेट को जनता पसंद करती है? सुरेंद्र जाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। तो श्योपुर की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन होगा श्योपुर का शहंशाह, ये वक्त बतलाएगा। लेकिन फिलहाल हम कोशिश कर रहे थे इन दोनों सीटों पर जो जमीनी मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, उनको जानने की कोशिश करें, उन पर पड़ताल हो। तो कुपोषण, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, उसके बाद सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, लेकिन जनता की ख्वाहिश गिव मी मोर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ की जनता इस बार बदले हुए प्रत्याशी यानी विजयपुर की मैं बात करूं तो बाबूलाल मेवरा को चुनते हैं बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास रावत जो बार बार इस सीट से एमएलए रहे 2013 तक, 2008-2013 इन्हीं के पास रही है सीट, लेकिन बीजेपी से सीताराम आदिवासी 2018 में जीत गए थे। अब उनकी जगह पर बाबूलाल मेवरा को टिकट दिया है बीजेपी ने विजयपुर से। वहीं श्योपुर की हम बात करें तो श्योपुर की तासीर ऐसी है कि कैंडिडेट बदलती रहती है, यानी हर पार्टी को मौका देती है। तो पहले 2008 में बृजराज जी जो थे उनको मौका दिया था, दुर्गालाल विजय जी 2013 में उनको मौका दिया जनता ने, बाबूलाल जलडेर कांग्रेस से उनको मौका दिया जनता ने। अब देखना होगा कि इन 2 सीटों पर कौन काबिज होता है। दोनों की दोनों सीटें एक ही पार्टी के पास जाएंगे, एक बार फिर जनता किसी एक सीट पर किसी और को मौका देगी और दूसरी सीट के लिए पार्टी को बदल देगी। देखना दिलचस्प होगा ग्वालियर चंबल की श्योपुर सीट की लड़ाई क्या दिखाती है, ये पता चलेगा। और आदिवासी इस सीट में किसके साथ जाते हैं ये भी 3 तारीख को आपके पास जो नतीजे आएंगे वो साफ हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।